ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनावों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार। अशोक जी, ईरान और इजरायल के बीच जो विवाद चल रहा है, क्या ये भारत के लिए किसी बड़ी चिंता का विषय है? क्योंकि इन दोनों देशों की यात्रा न करने की बात कही गई है। हमारे दोनों देशों के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। इजरायल के साथ बहुत अच्छे संबंध है। ईरान के साथ तो बहुत ही हमारे पुराने सांस्कृतिक सिविलाइजेशनल रिलेशंस हैं। परंतु हाल में क्योंकि ये जब 1 अप्रैल को वहां पर दमास्कस जो सीरिया की राजधानी है, वहां पर एक ईरानियन कॉन्सुलेट पर इजरायल ने हमला किया और वहां पर उनके 7 इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को उन्होंने वहां पर मार दिया। तो उसके बाद से ईरान ने ये चेतावनी दी, ये धमकी दी जो वो इजरायल के ऊपर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे यहाँ से एक एडवाइजरी इशू हुई 3 दिन पहले। जो हमारे नागरिक हैं वो वहां पर इजरायल और ईरान में मत जाएं और जो वहां पर रहते हैं वो पूरी एहतियात बरतें, पूरी सावधानी बरतें, सभी प्रकार के प्रिकॉशंस लें जो वो किसी ऐसे हालात में नहीं फंस जाते हैं जहां पर उनके ऊपर जान का खतरा हो। और ईरान ने अभी रविवार की सुबह को वहां पर एक बहुत ही बड़ा हमला ईरान ने इजरायल के ऊपर किया। तो भारत का इस क्षेत्र से बहुत ही गहरा और बहुत ही अटूट संबंध है। और अगर ये लड़ाई है इजरायल और ईरान के बीच की लड़ाई, अगर ये और बढ़ जाती है और भी देश इसमें शामिल हो जाते हैं तो ये भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय होगा। इसीलिए हमने बहुत चिंता व्यक्त की है। और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उन्होंने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात की है और उनसे कहा है जो इस कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ने नहीं दिया जाए और इस कॉन्फ्लिक्ट को इसी सीमा तक रखा जाए, आगे इसको रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में परिवर्तित नहीं होने दिया जाए। अशोक जी, दोनों ही देशों में हजारों भारतीय रहते हैं, आपने भी कहा, और यदि स्थिति गंभीर हो जाती, क्योंकि हम दोनों ही बातें सोचकर चलेंगे, यदि स्थिति गंभीर हो जाती है तो भारतीयों की सुरक्षा या फिर उनकी वहां से सुरक्षित निकासी सरकार की प्राथमिकता होना तय है। लेकिन कितना मुश्किल हो सकता है या फिर मैनेज किस तरह से होगा ये? जी, आप देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो बात है जो दोनों देशों में जो हमारे भारतीय निवासी भारतीय नागरिक वहां पर रहते हैं, एक तो वो चिंता का विषय है जी। दूसरा निखिल जी चिंता का विषय है जो अगर इजरायल ईरान के ऊपर दोबारा से हमला बोलता है, क्योंकि ये ईरान की धरती से, आपको याद होगा 1979 के बाद जब वहां पर इस्लामिक सरकार आई आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में, तब से ईरान और इजरायल के जो संबंध हैं बहुत ही खराब होते चले गए हैं। परंतु ये पहली मर्तबा है पिछले 40-45 सालों में अगर देखा जाए जो ईरान ने अपनी धरती से इजरायल के ऊपर हमला किया हो। इसके पहले जो भी हमले हुए हैं वो इरानियन प्रॉक्सी से हुए हैं। अभी हमने देखा है हमास ने 7 अक्टूबर को किया, इससे पहले भी हमास के साथ इजरायल की लड़ाई हो चुकी है। हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में है, वहां से वो भी एक इरानियन प्रॉक्सी है, वहां से भी वो हमले होते रहे हैं। 2006 में बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था। और जो हुतीज हैं वो वहां पर यमन में हैं, तो वहां से भी वो भी ईरान के प्रॉक्सी हैं, वो भी उसी की कहने पर इजरायल के ऊपर हमला करते रहे हैं। परंतु ये पहली बार है जो ईरान ने अपनी धरती से इनके ऊपर हमला किया है, इजरायल के ऊपर हमला किया। और इजरायल ने कहा था जो अगर ये ईरान की धरती से हमला होता है तो हम भी उसके ऊपर हमला बोलेंगे। तो अगर इजरायल हमला बोलता है ईरान के ऊपर तो ये वाला जो युद्ध है इसमें ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये केवल इजरायल और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। और अगर ये इजरायल और ईरान तक नहीं सीमित होता है, अगर अमेरिका भी इसमें आ जाता है या फिर और देश हैं जो कि G7 देशों ने इन्होंने बहुत निंदा की है, भर्त्सना की है ईरान की कि उसने ये हमला किया है 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट से लेकर, तो अगर और भी देश इसमें शामिल हो जाते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत चिंता का विषय होगा और भारत के लिए भी बहुत चिंता का विषय होगा। क्योंकि भारत के करीब 8 मिलियन मतलब 80 लाख से ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं इस क्षेत्र में, गल्फ में इसको पश्चिम एशिया का क्षेत्र कहा जाए, वहां पर काम करते हैं। तो वो बहुत ही चिंता का विषय होगा जो आपने कहा, जो उनको अगर सबको हमको बाहर निकालना
निकालना होगा तो ये बहुत ही हमारे लिए, भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा। अशोक जी, ये जो क्षेत्र है खासतौर पर मिडिल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया या फिर हम मेडिटेरियन सी की बात करते हैं, तो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है और ईरान के साथ भारत की जो बढ़ती हुई आर्थिक भागीदारी है, इसमें विशेषकर चाबहार बंदरगाह को हम देखते हैं जो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। तो उसको लेकर के भारत का रुख किस तरह से हो सकता है, क्योंकि इसमें भारत के आर्थिक हित दांव पर लग जाते हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, कुछ समय पहले जब तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तब तक ईरान हमारे लिए सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल था। एनर्जी जो हम ऊर्जा, क्योंकि हम अपनी जो भी हमारी पूरी नीड्स हैं, हमारी जो जरूरत है, उसका हम करीब 83 से 85% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं और उसमें करीब सेकंड नंबर पर था ईरान, करीब 10-12% हम वहां से इंपोर्ट करते हैं। परंतु 2018-2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उन्होंने कहा जो वहां से एक सैंक्शंस लगा दिए, वहां से कोई भी देश इंपोर्ट नहीं करेगा, तो भारत ने भी वहां से आयात करना बंद कर दिया। तो ये भारत के लिए बहुत मुश्किल हुई। आपने चाबहार के बारे में कहा है और चाबहार हमारे लिए बहुत ही एक अहम पोर्ट सिद्ध होता है, जिससे कि हम मध्य एशिया तक जा सकते हैं और अफगानिस्तान तक भी जा सकते हैं। और अगर वहां पर ऐसे युद्ध की स्थिति आती है तो फिर चाबहार हो या जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि भारत से चाहे मुंबई हो या कांडला हो, वहां से होते हुए चाबहार जाएगा या बंदर अब्बास जाएगा और ऊपर ईरान से होते हुए मध्य एशिया के देशों में जैसे उज्बेकिस्तान हुआ, तुर्कमेनिस्तान हुआ, कजाकिस्तान हुआ, वहां से ऊपर हम रूस तक जा सकते हैं। अगर हम कैस्पियन सी के दूसरी तरफ से जाएं तो हम अजरबैजान के थ्रू हम रशियन फेडरेशन में जा सकते हैं और वहां से हम यूरोप पहुंचने का भी हमारे लिए अच्छा रास्ता बन सकता है। आपने अभी मेडिटेरेनियन का जिक्र किया, तो वहां से जो कॉकसेस हैं, वहां पर हम जो जॉर्जिया है और जो आर्मीनिया है, वहां पर हम पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो वहां पर इस क्षेत्र में शांति हो। परंतु इसके साथ साथ मैं निखिल जी एक और बात बताऊं, वो है जो अभी हाल में जब G20 का सम्मेलन हुआ यहाँ पर भारत में दिल्ली में, तो तब एक और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया गया जिसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है। और वो उसका बहुत महत्व है क्योंकि वो यूएई के थ्रू जाता है, सऊदी अरेबिया के थ्रू जाता है और इजराइल के थ्रू जाता है। और ये सभी जो देश हैं वहां पर, आप कहिए पश्चिम एशिया के या मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, वो सभी चाहते हैं जो ये वाला जो कनेक्टिविटी है, जो कि हजारों साल पहले जिसको स्पाइस रूट कहा जाता था निखिल जी, उसको फिर से चालू किया जाए और इससे भारत जो एक उभरती अर्थव्यवस्था है, अभी 5वें नंबर पर है, बहुत जल्दी हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में बन जाएंगे। तो भारत और यूरोप के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो ये देश चाहते हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल, जॉर्डन वगैरह, जो इनके बीच के साथ ये अपना संबंध और सहयोग को और आगे ले जा सकें। अशोक जी, इस बात में कोई संदेह नहीं कि इस संघर्ष का असर ग्लोबल सप्लाई चेन पे भी पड़ेगा और चूंकि भारत जो निर्यात करता है या फिर आयात करता है, आपने यूरोप की बात की है, मेडिटेरियन सी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ग्रीस से जब हम अंदर की ओर जाते हैं तो हमारे लिए काफी ऐसा सामान का आदान प्रदान होता है जो भारत की अर्थव्यवस्था को एक दिशा देने का काम करता है। तो इस संघर्ष को लेकर के भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा कि संघर्ष ये बढ़े, तो इस पर आपके क्या विचार होंगे? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारत बिल्कुल नहीं चाहता जो वहां पर संघर्ष और ज्यादा बढ़े। हम बिल्कुल नहीं चाहते जो जिस प्रकार का यहाँ पर ये युद्ध हो रहा है ये और विस्तृत हो, चाहे सऊदी अरेबिया उसमें जुड़े या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उसमें जुड़े, क्योंकि एक तो मैंने बताया है जो करीब हमारे 80-85 लाख लोग वहां पर हैं, अगर उनके ऊपर कोई ऐसी आपदा आती है, युद्ध की स्थिति बनती है, तो हमको वहां से निकालना पड़ेगा उनको और ये बहुत ही मुश्किल काम होगा। उसके अलावा देखिए, अगर हम ऊर्जा की स्थिति देखें तो हम करीब एनर्जी जो वहां से इंपोर्ट करते हैं, करीब हमारा 50% ऊर्जा इसी क्षेत्र से आती है और चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, कुवैत हो, यूएई हो, बहरीन हो, इराक हो, वहां से हमारी ऊर्जा आती है। और अगर ऊर्जा के दाम बहुत बढ़ जाते हैं तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मुश्किल सहन करने पड़ेगी। तीसरी बात है वो अगर हम देखें अपने व्यापार और निवेश के सामने रखते हुए, तो ये क्षेत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स
एमिरेट्स को अगर हम देखें तो ये हमारा तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। सबसे पहला अमेरिका है, दूसरा चीन है और तीसरा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है जी। और ये इसमें एक और खासियत है निखिल जी, हमारा इसके साथ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है। चीन के साथ आपको मालूम ही है जो हमारा कितना नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है और अमेरिका के साथ पॉजिटिव है, इतना ज्यादा नहीं है, परंतु यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ बहुत ही हमारा पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है। ऐसे ही सऊदी अरेबिया के साथ, और अभी हम बातचीत कर रहे हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ अपनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाने की, और ओमान के साथ तो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो ही गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ अभी हमने 90 दिन के अंदर पिछले साल हमने अपना एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण जिसे कहा जाता है वेस्टर्न क्वाड या I2U2 कहा जाता है, इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएई, इन 4 देशों के जो हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग बनाया है, वो भी हमारे लिए, भारत के लिए और इस क्षेत्र के लिए और इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आखिरी बात इसमें मैं ये कहूंगा निखिल जी, जो हमारे जो रेमिटेंसेस होते हैं, हम जो भारत रिसीव करता है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमको रेमिटेंसेस मिलते हैं और उसमें ये वाला जो क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर हमारे करीब 80-85 लाख लोग हैं, वो जो रेमिटेंस भेजते हैं, चाहे वो केरला में हो, गुजरात में हो या और स्टेट्स में हो, वो भी हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है या जो बजट डेफिसिट होता है, उसमें पूरा करने के लिए वो बहुत ही हमारी सहायता करता है। तो बहुत मायनों में ये क्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरी आखिरी बात यही होगी, जो हालांकि इस क्षेत्र के साथ पहले हमारे संबंध कुछ इतने खास अच्छे नहीं थे, केवल ऊर्जा हम लेते थे और थोड़े हमारे लोग वहां पर जाते थे, परंतु इस समय बहुत ही सामरिक तरीके से ये क्षेत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनकर उभरा है। अशोक जी, स्वेज नहर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्योंकि भारत के आयात निर्यात में इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है और भारत ने तनाव को तत्काल कम किए जाने, संयम बरतने और हिंसा से परहेज करने का आग्रह किया है, तो भारत का ये जो रुख है, इसका आकलन आप किस तरह से करते हैं? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक और जो चीज जो आपने अभी बिल्कुल जिसकी तरफ इशारा किया है, जी, जो भारत यहाँ पर एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर उभरा है। आपने देखा होगा जो वहां पर हूती रिबेल्स ने वहां पर बॉम्बिंग शुरू कर दी है रेड सी में, और जो सुएज कनाल में जो जाती हैं, शिपिंग जाती है, उनको उन्होंने बॉम्बिंग शुरू कर दी है और वहां पर बहुत से ऐसे किस्से हुए हैं और सोमालियन पायरेसी के बहुत सारे किस्से हुए हैं वहां पर। और जो भारत की जो नौसेना के वहां पर जहाज हैं, उन्होंने जाकर इसमें बहुत ज्यादा राहत कार्य करने का काम किया है। बहुत जो जहाज हैं उनको पायरेट से रिलीज करवाया है और वहां पर उनके जो नाविक थे, उनके जो सेलर्स थे, उनको सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड की है। तो मैं समझता हूं इससे भारत का जो रुतबा है, कद है पूरी दुनिया में, वो बहुत बड़ा है। परंतु आपका कहना बिल्कुल ठीक है, रेड सी और सुएज कनाल दोनों भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए, मैं कहूंगा कि व्यापार के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुएज कनाल 1869 में बना था और उसका महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, परंतु अब अगर ऐसे हूती रिबेल्स ने वहां पर ऐसे बम्बार्डमेंट शुरू कर दी है शिपिंग में, तो मैं ये कहूंगा जो ये पहले जिसकी हम बात कर रहे थे, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका महत्व और भी कहीं बढ़ जाता है। क्योंकि अगर रेड सी और सुएज कनाल में इतनी ज्यादा चिंता की बात है, इतनी ज्यादा सुरक्षा के मसले से बहुत ही मुश्किलें पैदा अगर हो रही हैं, तो ये इसको आईमेक को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित किया जाए, जिससे कि और जो ट्रेड रूट्स हैं वो यहाँ से आगे निकलकर जाने में समर्थ हों। अशोक जी, हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद निखिल जी। अभी आप सुन रहे थे पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनावों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।